बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम एक बड़ी रेयर सी डिजीज जिसका नाम विल्सन डिजीज है उसके बारे में बात करेंगे। विल्सन डिजीज बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कॉपर की वजह से पैदा होती है। जी हाँ, एक्स्ट्रा कॉपर की वजह से। आप सब लोग ये सुनकर बहुत हैरान होंगे कि कॉपर कैसे आ गया बॉडी के अंदर। तो कॉपर जरूर बॉडी के अंदर होता है। इनफैक्ट हर एक मिनरल जो है या हर एक धात जो है जिसे हम कहते हैं मादनियात जो है ये बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। किस तरह से? फूड की शेप के अंदर। बहुत सारी ऐसी फूड जिनके अंदर कॉपर की मिकदार होती है और जब हम उनको इनटेक करते हैं, लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी मिकदार जितनी बॉडी को चाहिए होती है बॉडी उतनी रख लेती है अपने पास इस्तेमाल करने के लिए या इस्तेमाल कर लेती है, और बाकी जो है उसको फिर वो एक्सट्रैक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है बॉडी से। अब कॉपर भी इसी तरह से है। कॉपर की मिकदार मैं आपको बताता हूं जो एक दिन में आम तौर पर बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो है 0.75 mg पर डे। 0.75 mg। और जब हम फूड्स लेते हैं, जैसे बहुत कॉमन सी फूड, जैसे कोई हम आलू, अगर पोटैटो जिसे हम कहते हैं आलू लें तो आलू में भी है, सैल्मन फिश जो है उसमें भी कॉपर होता है, और कई और इस तरह से फ्रूट्स हैं उनमें भी कॉपर होता है। तो जब हम इनको इनटेक करते हैं, इनको लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आम तौर पर एक नॉर्मल शख्स जो है उसकी बॉडी के अंदर डेली 2 से 3 मिलीग्राम कॉपर जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है। जब 2 से 3 मिलीग्राम एक्यूमुलेट हो जाता है ये कॉपर, तो बॉडी ने तो यूज करना 0.75 mg। अब 0.75 mg उसने यूज कर लिया, बाकी जो है अब वो क्या होगा, तो बाकी को बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा। निकालने के लिए 2 ही मेथड हैं, जैसा कि आप सब लोग पहले से जानते हैं। पहला मेथड जो है वो बाइल डक्ट वाला है, उसके जरिए से किया जाता है, और दूसरा मेथड जो है वो यूरिन के जरिए से किया जाता है। इन दोनों सूरतों में किसी ना किसी वजह से, खुदा ना खासा किसी वजह से ऐसा हो जाए कि बॉडी से कॉपर जो है वो जितना एक्स्ट्रा है वो ना निकल पाए, तो फिर क्या होता है, फिर ये बीमारी पैदा होने का खदशा होता है, बल्कि इनफैक्ट ये बीमारी हो जाती है। और एक खास मिकदार में जब कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी बॉडी में वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जब वो इकट्ठा एक खास मिकदार में हो गया, अब वो क्या करेगा, अब वो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो अब विल्सन डिजीज इससे पैदा होती है, एक्स्ट्रा कॉपर की मदद से। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉपर इकट्ठा हो गया है बॉडी के अंदर, ये 3 मेजर ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जिनको ये नुकसान पहुंचाता है। पहला सबसे बड़ा मेजर ऑर्गन माइंड, दिमाग। दूसरा सबसे बड़ा मेजर ऑर्गन लिवर, और तीसरा सबसे बड़ा मेजर ऑर्गन आंखें। तो ये 3 मेजर ऑर्गन जो है इनको ये नुकसान पहुंचाता है ज्यादातर। आंखों को अगर नुकसान पहुंचाता है, आईसाइट डिस्टर्ब हो जाती है, विजन डिस्टर्ब हो जाती है। दिमाग को अगर नुकसान ही पहुंचाता है तो उसमें काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि चीज़ें भूल जाना, जैसा कि उसके बाद ये कि ट्रेमर की बीमारी, जैसा कि बोलने में हकलाहट, और इस तरह की कई और बीमारियां जो हैं वो औद कर आती हैं। और अगर ये लिवर को डिस्टर्ब करे या लिवर के ऊपर इसका अटैक हो जाए तो फिर उस सूरत में ये होता है कि लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस वगैरह जो है, इन बीमारियों की तरफ इंसान चला जाता है। तो ये विल्सन डिजीज इस हद तक खतरनाक है। अब हम आते हैं कि पहले हमें पता ये चलना चाहिए कि विल्सन डिजीज का हमें कैसे पता चले, या किसी पेशेंट को कैसे पता चले कि वो विल्सन डिजीज का शिकार हो गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे अहम चीज जो है वो ये देखने वाली है कि विल्सन डिजीज, अगर कोई पेशेंट इस तरह से आपके पास आया है कि उसके लिवर का इशू है, या इस तरह से आया है कि उसके ब्रेन का इशू है या आंखों का इशू है, तो उस सूरत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उस पेशेंट की हिस्ट्री। जब तक आप उसकी हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक ये आपको कंफर्म नहीं होगा कि ये पेशेंट विल्सन डिजीज का शिकार है या कि नहीं है। हिस्ट्री जो है उसमें याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये विल्सन डिजीज पैदा क्यों होती है, ये क्यों होती है। तो जब आप हिस्ट्री लेंगे तो उसमें अगर कहीं जिक्र आ जाए कि जो पेशेंट आपके पास आया है उसकी फैमिली में किसी को पहले हेपेटाइटिस का इशू था, या लिवर का इशू था, या लिवर के या हेपेटाइटिस के किसी मसले की वजह से उसकी फैमिली में डेथ्स हुई हैं, या लिवर के प्रॉब्लम्स की वजह से हुई हैं, या दिमागी मसाइल की वजह से हुई हैं,
या आंखों के मसाइल, बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो गई, उस वजह से हुई, अब आपको इस तरफ सोचना चाहिए। फिर आपको ये चेक करवाना चाहिए और इसके लिए टेस्टिंग है, ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा, पता चल सकता है कि ये जो पेशेंट है इसकी बॉडी के अंदर किस हद तक कॉपर मौजूद है। कॉपर की मौजूदगी जो होगी वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर देगी कि ये पेशेंट, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पेशेंट जो है ये विल्सन डिजीज का शिकार हो चुका है। अब विल्सन डिजीज जेनेटिकली पैदा होती है। जेनेटिकली कैसे? कि अगर फैमिली में किसी को है, वालदैन में से किसी को है, या वालदैन के वालदैन में से किसी को है, दादा दादी नाना नानी उनमें से किसी को है, तो उस सूरत में विल्सन डिजीज जो है ये औद कर आती है उस शख्स के अंदर। किसी भी वजह से विल्सन डिजीज हो गई है, अब हम कर क्या सकते हैं? इसका सोल्यूशन हो सकता है, डिपेंड करता है स्टेजेस के ऊपर। आपका विल्सन डिजीज का प्रॉब्लम इस वक्त किस लेवल पे है। ये डायग्नोज अगर वेल इन टाइम हो जाए तो फिर इस सूरत में इसको जल्दी कवर किया जा सकता है, और अगर वेल इन टाइम डायग्नोज ना हो, इसमें लेट हो जाए, तो खुदा न खासा लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाए, या ब्रेन हेमरेज की तरफ बात चली जाए, या ब्लाइंडनेस की तरफ बात चली जाए, तो रिकवरी बहुत मुश्किल, नामुमकिन सी बात है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि अर्ली स्टेजेस में अगर पहले पता चल जाए, जल्दी पता चल जाए, तो होम्योपैथिक के अंदर इसका सोल्यूशन, इसका इलाज जो है वो ऐन मुमकिन है। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह सकता कि होम्योपैथिक में कौन सी दवाई होगी। हाँ, होम्योपैथिक के अंदर एक तरीका इलाज है जिसको कहा जाता है क्लासिक होम्योपैथिक। अभी क्लासिक होम्योपैथिक के अंदर क्या किया जाता है कि पेशेंट जो होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढी जाती है। अगर क्लासिक होम्योपैथी के तरीकाकार को इस्तेमाल किया जाए और विल्सन डिजीज के पेशेंट की जो मेडिसिन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, इसको ढूंढ लिया जाए, ये फाइंड आउट कर ली जाए, तो इसके साथ फिर होम्योपैथी की बाकी दवाइयां अगर दी जाएं जो 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 उसको मसाइल हो, यानी लिवर से मुतालिक हो, ब्रेन से मुतालिक हो, आई साइट से मुतालिक हो, तो फिर इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी के चांसेस हैं। जो इस सूरत में चंद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मैन टू मैन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में ऐसे नहीं कहा जा सकता जस्ट किसी को देखकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं बताई जा सकती, जब तक कि उससे बाकायदा बातचीत ना कर ली जाए, तफसील से गुफ्तगू ना कर ली जाए, उससे इंफॉर्मेशन ले ना ली जाए। जब उससे इंफॉर्मेशन ली जाएंगी देन आपको डायग्नोज होगा, आपको पता चलेगा। अगर आप क्लासिक होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं तो फिर आप जज कर सकते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन सी है, फिर आपको पता चलेगा। और उसके साथ जो जो दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें एक तो आप एपस मेल्फिका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इस हवाले से। एपस मेल्फिका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी हो सकती है, किसी भी पेशेंट की हो सकता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एपस का हो। इसी तरह से चैलिडोनियम, चैलिडोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है लिवर के लिए। ये भी मेडिसिन जो है उसके साथ इस्तेमाल की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ। और इसी तरह से तीसरी मेडिसिन एक जो मैं आपको बताने लगा हूं वो है चियोनेंथिस। ये भी मेडिसिन लिवर के लिए है और लिवर के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती है। तो वेल इन टाइम अर्ली अगर पता चल जाए, आप डायग्नोज कर लें, आपको समझ आ जाए, पता चल जाए कि आपके साथ ये मसाइल हैं या आप खुदा न खासा विल्सन डिजीज का शिकार हो गए हैं, तो बहुत आसानी से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की मदद से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है और इसको क्योर किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत रेयर डिजीज है और बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन अगर हो गई है तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप इसके हवाले से आप राब्ता करें किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, और वो भी ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्लासिक होम्योपैथी के जरिए से ट्रीटमेंट करता हो, तो फिर ये मुमकिन है कि आप विल्सन डिजीज से निजात हासिल कर सकें। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।